नमस्कार दोस्तों, सूरज कुंड रोड स्थित श्री गोपाल गौशाला में आज हमें भ्रमण करने का मौका मिला। आप भी कई बार यहाँ पर भ्रमण करने के लिए अपने परिवार के साथ ज़रूर आए होंगे और यहाँ आकर मन को शांति और जो सुकून मिलता है वो अब उसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। यहाँ पर गौ माता नंदी की जो सेवा की जाती है वह देखने में ही एक अद्भुत लगता है और इसके जो संचालन करते हैं रमेश कुमार गुप्ता, जो कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, और श्री गोपाल गौशाला जो है उनकी देखरेख में ही इसकी सेवा होती है। आप देख सकते हैं सामने अपनी धर्मपत्नी के साथ आ रहे हैं और रोज़ाना ही नियमित रूप से वो यहाँ पर आते हैं, इसकी सेवा करते हैं। और आज हमें मौका मिला है उनसे बातचीत करने का। कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ गोपाल गौशाला से संबंधित हैं तो कुछ देश से संबंधित हैं। तो दोस्तों बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए। तो आइए श्री गोपाल गौशाला के जो संचालक हैं रमेश कुमार गुप्ता जी, उनसे बातचीत करते हैं। आज शारदीय नवरात्रों का पहला दिन है। मां भगवती की कृपा श्री गोपाल गौशाला के माध्यम से सब पर बरसती रहे, पूरे देश पर बरसे। और आज महाराजा अग्रसेन जी की भी जयंती है, तो इस अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को एक बहुत बड़ी शुभकामनाएं इस संदेश के माध्यम से देना चाहता हूं और सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमसे बातचीत करने के लिए समय निकाला। क्योंकि आपका बड़ा ही बिजी शेड्यूल रहता है, समाज के लिए भी समय निकालना है और जो है अपने लोगों के लिए भी समय निकालना है, काम धंधे के लिए। और आपकी ये वीडियो औरों तक जाएगी, लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। तो सर, सबसे पहले तो मेरा प्रश्न यही है कि आज शारदीय नवरात्रा है, तो किस तरीके से समाज को आप एक मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कन्याओं का 9 दिन होता है, बहुत पूजा पाठ होती है, उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं। देखिए, ये हमारा देश एक पवित्र भूमि है, इसको देवभूमि भी कहा जा सकता है, क्योंकि जितनी भी नदियां हैं, पवित्र नदियां, माँ गंगा, यमुना, सरस्वती यहीं से निकलती हैं, माँ गायत्री यहीं से प्रचार होता है। और कन्याओं का ये दिन आज से शुरू होता है। हम यहाँ पे कन्या पूजा करने का एक परंपरा बरसों बरसों से चली जा रही है और हम उसका पालन करते आ रहे हैं। और नारी को सशक्त करने के लिए हमारे देश में बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं और हर आदमी उसमें लगा हुआ है, ताकि नारी, हमारी देश की नारी सशक्त हो, श्रद्धावान हो, शक्तिवान हो और देश हमारा अग्रसर तभी होगा। लोगों में जागरूकता की भी जरूरत है सर, अभी आपको लगता है? बिल्कुल, जागरूकता लगातार चलती रहती है, क्योंकि अपने छोटे बच्चे जो आने वाली जनरेशन्स हैं, उनको हम नहीं बताएंगे जब तक कि हमारी माँ भगवती का कैसा स्वरूप था, कैसा उन्होंने अवतार लिया, क्यों अवतार लिया, माँ दुर्गा कैसे बने। तो ये बच्चों को बताने की बहुत जरूरत है, ताकि बच्चे भी इसका पालन करें और आने वाली जनरेशन्स को ये इस चीज का ज्ञान होना अति आवश्यक है। कल मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ कि अमावस्या का त्योहार था, तो गौशाला के प्रांगण में इतने लोग आए, श्रद्धावान इतने लोग आए, अपने पितरों के लिए आए। और वहां 6 साल के बच्चे से लेके 86 इयर्स की एक लेडी से मेरी बातचीत हुई, तो 86 इयर्स की लेडी तक आए। वो एक देश के लिए और एक हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहे हैं कि ऐसे परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। श्री गोपाल गौशाला आपकी देखरेख में इसका संचालन हो रहा है। कितनी जो है गौ माता की यहाँ पर संख्या हो चुकी है और किस तरीके से अगर सेवाएं हैं? देखिए, अपना यह श्री गोपाल गौशाला का जो पवित्र प्रांगण है, ये 9 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और 1800 साढ़े 1800 के करीब गोवंश यहाँ पे, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, जिसमें नंदी जी भी हैं, इनकी हम सेवा कर रहे हैं। इस गोपाल गौशाला के माध्यम से आपने स्वयं देखा भी होगा कि कितने पक्षियों की भी यहाँ रक्षा हो रही है, अन्य कुत्तों की भी रक्षा हो रही है, सबकी रक्षा यहाँ पे होती है। यहाँ पे हमने बत्तख भी रखी हुई हैं, तालाब है, पवित्र सरोवर बना हुआ है, उसमें मछलियां भी हैं। तो सबको जिसकी जैसी जैसी श्रद्धा है वैसा वैसा भोजन करवाते हैं और इसका फल पाते हैं। एक आध्यात्मिक एक सुख शांति मिलती है जी। आपने इतना अच्छा माहौल क्रिएट कर रखा है। ये गोधाम है, इसका नाम ही गोधाम है, जहाँ पे एक शांति की, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, वो गौ माता। जब जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ चारों तरफ से एक बहुत बड़ा चार्जर 3300 कोटि देवी देवताओं के गौ माता का हम सबको लगा हुआ है, तो इसकी ऊर्जा बनेगी, मिलेगी और ये प्रफुल्लित होगी। सर, अब देश की अगर हम बात करें, H1B वीजा जो एक सबसे बड़ी बात आज इससे लागू हो गई है,
वहीं दूसरी ओर जीएसटी में देशवासियों को इतना बड़ा उपहार दिया है मोदी जी ने, दोनों चीजों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि ट्रंप जी ने हमारे देश पे एक बहुत बड़ा H1 वीजा पे एक चार्ज लगाया। हमारे देश के युवा जाना भी नहीं चाहते। हमारे देश के युवा इस चीज को जाना भी नहीं चाहते भी हम 1 करोड़ रुपए दे के वहां जाएं और फिर कोई काम करें। हमारे देश में ही अब जॉब्स की इतनी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे युवाओं को यहाँ से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीएसटी का जहां तक है, जीएसटी को बहुत सरलीकरण किया है आम आदमी के लिए, एक लोअर मिडिल क्लास के लिए भी उसको बहुत सरल बनाया है ताकि सबका खर्चा कम हो। इनकम टैक्स की अभी कुछ दिन पहले जब छूट मिली थी तो भी 12 लाख तक की मध्यम वर्ग के लिए छूट मिली थी, वो भी एक बहुत बड़ा काम इस सरकार ने किया। और अब जीएसटी दे करके तो एक सबकी रोजी रोटी अच्छे तरीके से चले, अच्छी अर्निंग हो। देखिए, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि अगर हम 12 लाख की डिमांड कर रहे हैं, इट मीन्स हमारी अर्निंग उस लेवल तक पहुंची हुई है, हर मानव की अर्निंग उस लेवल तक पहुंची हुई है ताकि हम 12 लाख तक हमें टैक्स ना लगे और हम अपनी रोजी रोटी, हम अपना घर बना सकें, हम अपना भोजन प्रसाद अच्छे से कर सकें। यह देश में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मैं इसको बहुत ही अच्छा सराहना करता हूँ इस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, जो विश्लेषण किया जा रहा है, जो देश के बुद्धिजीवी हैं हमारे, वो विश्लेषण ये कर रहे हैं कि देश जो है अर्थव्यवस्था में या तीसरी ताकत महाशक्ति जो बन बन रहा था, बनेगा भी, और उसमें कहीं ना कहीं जो ये मजबूत विश्व के अमेरिका कहता है कि हम सबसे मजबूत हैं, वो कहीं अड़ंगा तो नहीं अड़ा रहा है जी? पहले टैरिफ, फिर अब ये H1B वीजा। देखिए, जो भी कोई तरक्की करता है, अगर मानव तरक्की करे, हमारा तो देश तरक्की कर रहा है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की उसमें, जी अगुवाई। तो ये काम दूसरों को कहाँ डाइजेस्ट होंगे, उनको ये चीजें नहीं डाइजेस्ट होंगी, इसलिए अड़ंगे तो अड़ाएंगे। लेकिन हमारे देश में इतनी क्षमता है, हमारे युवाओं में, हमारी महिलाओं में इतनी क्षमता है, इतनी ऊर्जा है कि वो कितना भी टैरिफ लगा दें, हमारे देश पे किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ने वाला। हमारा देश स्वयं सक्षम है और स्वयं की यहाँ पे जो हमारी अपनी चीजें बनती हैं, उन्हीं को लेकर के, स्वदेशी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और जितना भी मेक इन इंडिया का काम हो रहा है, ये बहुत ही सराहना है। हम कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं, मैंने ही 3 प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन लाइन में, 3 प्रोजेक्ट हमने मेक इन इंडिया के किए हैं। पहले हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का काम किया, फिर उसके बाद हमने एक्रेलिक प्लांट का काम आईओसीएल के लिए बड़ौदा में किया, तीसरा हमने काम हिंडेल्को का उड़ीसा में किया, फॉयल फैक्ट्री लग रही है बैटरी की, जो फॉयल बनेगी। तो तीनों मेक इन इंडिया है, तो मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। और हमारी जीडीपी देखिए बहुत देशों से बहुत ऊपर है, तकरीबन ही ऊपर है। तो इसलिए हम तीसरी अर्थव्यवस्था तो बन ही चुके हैं, उससे आगे पहुंचने की हम बात कर सकते हैं। सभी युवा शक्ति इसमें लगेगी तो हम तीसरी नहीं, पहली अर्थव्यवस्था भी कभी ना कभी जरूर होंगे, मेरा ऐसा मानना है। सर, इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उनको कमजोर, मतलब किस तरीके से घेरा जाए भारत को? पहले श्रीलंका, फिर अफगानिस्तान, फिर अब नेपाल, ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि भारत भी इनकी चपेट में आ जाएगा, उसमें भी तरफ लोग, जनता हाहाकार मचाएगी। देखिए बड़ा शुद्ध रूप से अगर देखें, हमारे देश का संविधान और बाकी देशों का संविधान कहीं बराबर नहीं है, कोई मुकाबला नहीं करता। हमारे देश का संविधान इतना सुदृढ़, इतना स्ट्रांग है कि इसको कोई हिला नहीं सकता। किसी भी उपद्रव करने वाले को 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो वहां की इकोनॉमी और हमारे देश की इकोनॉमी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है जी। तो वो इकोनॉमी को डाउन करने के लिए कुछ विधर्मी ऐसी ताकतें लगी हुई हैं, लगी रहेंगी, क्योंकि जहां पे भी कोई फूल होते हैं तोड़ने वाले जरूर आ जाते हैं। तो इसलिए हमें इससे डरना नहीं चाहिए। हमारे देश के युवाओं को, हमारी मातृशक्ति को, हमारी देश की युवा शक्ति को और स्ट्रांग होना चाहिए। चाहे वो ट्रंप जी करें, चाहे ट्रंप जी के कहने से करें, चाहे वो पाकिस्तान करे, चाहे वो अफगानिस्तान करे, चाहे श्रीलंका करे, कोई भी कुछ करे, हमारे देश को कुछ नहीं होने वाला। हमारा देश ऐसे ही मजबूत रहेगा। मजबूत रहेगा। और सर, एक जो प्रश्न बहुत ही भारत के लिए बड़ी विचलित करता है कि लोगों में आजकल ट्रेंड आ गया, जो युवा है वो सिंगल फैमिली के उसमें रहते हैं, जॉब के चक्कर में इधर उधर हो जाते हैं, और पारिवारिक उसमें माहौल कम होता जा रहा है। देखिए, बड़ी साफ सी बात है कि कुछ ना कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम परिवार में, कुटुंब में नहीं रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अपने को कुटुंब में रह करके ही करना पड़ेगा। आज की डेट में आप देखेंगे जो युवा हैं, एक तरफ पैसा कमा रहे हैं,
फिर वो कभी ज्योतिषी के पास जाते हैं, फिर वो कभी न्यूरो सर्जन के पास न्यूरो फिजिशियन को दिखाते फिरते हैं, क्योंकि उनका मानसिक तनाव बढ़ता है। पैसा कमाना हमारे देश में नहीं सिखाया, अध्यात्म के साथ जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसके कारण हम चल रहे हैं। तो इस शक्ति को हम कहीं इधर उधर नहीं कर सकते। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे युवाओं को भी सोचना चाहिए या सोचना पड़ेगा या सोच रहे हैं कि हम एक परिवार के साथ रहे। कुटुंब प्रबोधन का काम हम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। पर्यावरण पे हम अभियान चला रहे हैं, कुटुंब प्रबोधन पे हम अभियान चला रहे हैं। तो इसलिए जितनी भी योजनाएं हमारी चल रही हैं वो इसी दिशा में चल रही हैं ताकि हमारा देश और आगे बढ़े, तरक्की करे, सुदृढ़ हो, स्वस्थ हो, हर मानव स्वस्थता के साथ जिए। देखिए, जीवन का बड़ा मूल मंत्र मेहनत, ईमानदारी और विनम्रता, तीन चीजें अगर मानव अपना लेता है तो एक सीढ़ी पे चढ़ता हुआ बहुत लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। कोई कमी नहीं है। हम अगर आदरणीय मोदी जी की तरफ देखें, एक संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया था और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए विनम्रता भी चाहिए, हमारी मेहनत और ईमानदारी चाहिए कि जो दायित्व जिस संगठन में दिया या परिवार में भी जो दायित्व मिला उसको अच्छे तरीके से निभाएं। सर, मोदी जी की आपने बात की है तो 75 वर्ष की बात जो है मोहन भागवत ने भी खंडन कर दिया है, तो आप किस तरह से सोचते हैं? देखिए, अगर जीवन बढ़िया चल रहा है, स्वस्थ हैं, तो हमें किसी भी चीज का कोई डर नहीं है। अभी 75 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 85 साल के हो गए। तो इसलिए हमारे पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो कहा है कि अगर स्वस्थ जीवन है तो जब तक जीवन है तब तक हम काम करें, तो यही उनका मूल मंत्र है और यही चलता रहेगा। देश को जरूरत भी है और सेवा जो है देश की बिल्कुल जरूरत है, देश को अच्छे अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो हम बालों को सफेद करते हैं अपने तजुर्बे को लेकर के, अनुभव को लेकर के, उस अनुभव का लाभ तो हमारे देश को, हमारे समाज को होना चाहिए। ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।